गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग क्लाइमेट का ये 4th एपिसोड देख रहे हैं। इसमें एक्चुअली मैं चाहता था कि आप सभी लोगों को इंडियन क्लाइमेट के बारे में बेसिक सारी जानकारियाँ मिलें, इसलिए लगभग 20 से 25 मिनट के ये वीडियो अलग अलग बनाए हैं जो लगभग 6-7 पार्ट में होंगे। तो ये 4th वीडियो है। तो इसके पहले वाले जो वीडियो हैं उसको देखना बिल्कुल भी मत भूलें, है ना। तो ज़रूरी है कि आप सब लोग इसके पहले वाले वीडियो भी देखें, ठीक है ना। तो आज हम शुरुआत करते हैं रिलीफ की। रिलीफ मतलब टेपोग्राफी, पर्वत पठार मैदान, इसका क्या फ़र्क पड़ता है हमारी क्लाइमेट पर, उसको देखेंगे शॉर्ट में। ये जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि ये सह्याद्री माउंटेन्स हैं, सह्याद्री पर्वत हैं, वेस्टर्न घाट हैं। तो वेस्टर्न घाट के आसपास यहाँ पर हाई रेनफॉल रिसीव होता है। किस तरफ? वेस्टर्न साइड में, है ना। वेस्टर्न साइड में, पश्चिमी घाट के पश्चिम में, क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून विंड्स इससे टकराती हैं और इस तरफ हाई रेनफॉल करती हैं, जबकि जो दूसरी तरफ वाला जो पार्ट है वहाँ पर लो रेनफॉल प्राप्त होता है, बहुत कम रेनफॉल होता है, इसलिए उसको वृष्टि छाया प्रदेश भी कहते हैं। तो वृष्टि छाया प्रदेश इसको क्यों कहते हैं, है ना। तो इसके लिए ये यहाँ पर एक एनिमेशन से इसको दिखाया गया है। रेन शेडो एरिया एक होता है, 1 मिनट होल्ड करना ज़रा। इसमें मैं पेन लेकर आऊँगा, ड्राइंग वाला सिस्टम। 1 मिनट होल्ड करना। अब एक्चुअली में क्या होता है कि लो एयर प्रेशर कहाँ पर है? इस जगह पर लो एयर प्रेशर, यहाँ से एयर गर्म होकर ऊपर उठी, जिससे बादल बने और बारिश हुई, ठीक है ना। और बारिश होने के बाद इसका जो ईस्टर्न साइड है, यहाँ पर ये गर्म हवा, रेन शेडो, बारिश नहीं हो रही है। एक तरफ प्लांट्स देखो, प्लांट्स की वैरायटी देखो। एक तरफ लेफ्ट साइड में ग्रीन प्लांट्स हैं, कहाँ पर हैं? जहाँ पर लो प्रेशर एरिया है। तो क्यों है? क्योंकि वहाँ पर एयर गर्म होकर ऊपर उठ रही है और क्योंकि वो समुद्र के पास से आ रही है, इसलिए वहाँ पर बारिश हो रही है। और ईस्टर्न साइड में क्योंकि एयर जब ऊपर से नीचे की ओर उतरती है, तो उसका कंडेंसेशन ख़त्म हो जाता है, उसका संघनन ख़त्म हो जाता है, तो बादल नहीं बनते और इसलिए यहाँ पर ईस्टर्न साइड में बारिश नहीं होती। ये रिलीफ का इफ़ेक्ट है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखते हैं हम अगला फैक्टर जो क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करता है, दैट इज़ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, पश्चिम दिशा से आने वाले विक्षोभ। विक्षोभ मतलब डिस्टर्बेंसेस। द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस आर वेदर फेनामोना ऑफ द विंटर मंथ ब्रॉट इन बाय द वेस्टर्ली फ्लो फ्रॉम द मेडिटेरियन रीजन। जो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर के पास से कुछ टेम्परेट साइक्लोन यानी समशीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं, और जो वेस्टर्ली जो विंड्स होती हैं, जो पछुआ हवाएं होती हैं, उन पछुआ हवाओं के साथ भारत की ओर आते हैं, ठीक है। दे यूजुअली इन्फ्लुएंस द वेदर ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। ये भारत के जो पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भाग हैं, ख़ास तौर पर श्रीनगर के आसपास, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पश्चिमी राजस्थान, है ना, पंजाब, हरियाणा, यहाँ वाले पार्ट को प्रभावित करते हैं। ये इनका जो पाथ है, जो इनका रास्ता है, वो इस तरह से आगे की ओर बढ़ता है, ठीक है। अब जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है, ये एक्चुअली दिस इज़ इंडिया, दिस इज़ मेडिटेरियन ओशन, भूमध्य सागर, और यहाँ से ये टेम्परेट साइक्लोन शुरू होते हैं, जिसको हम इंडिया में नॉर्मली ये ठंड के सीजन में आते हैं, और इसको हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस या पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, है ना। ये पश्चिमी विक्षोभ का रास्ता है और भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिम भाग में आते हैं, जिसकी वजह से ठंड के समय में यहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश होती है, ठीक है ना। अब दिस इज़ एन एनिमेशन ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ओरिजिनेट फ्रॉम मेडिटेरियन ओशन टू इंडिया। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट स्लाइड। ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ये गर्मी के समय में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं, ठंड के समय में भी ये इंडिया में आते हैं।
ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑकर ड्यूरिंग द मानसून, मानसून का सीजन जब होता है, साउथ वेस्ट मानसून का सीजन, एज वेल एज इन अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर में भी आते हैं, एंड आर पार्ट ऑफ द ईस्टर्ली फ्लो। जो ईस्टर्ली फ्लो है, ईस्टर्ली फ्लो क्या होता है, ये जेट स्ट्रीम के बारे में अपन ने देखा था कि वेस्टर्ली फ्लो होता है और ईस्टर्ली फ्लो होता है। तो ईस्टर्ली फ्लो जो होता है वो इस डायरेक्शन में होता है, ऊपर से नीचे की ओर होता है। ये कब होता है, समर सीजन में ईस्टर्ली फ्लो। दीज डिस्टर्बेंसेस अफेक्ट द कोस्टल रीजन ऑफ द कंट्री, ये हमारे कोस्टल रीजन को प्रभावित करते हैं। हैव यू रीड और हर्ड अबाउट द डिजास्टर्स कॉज्ड बाय देम ऑन उड़ीसा एंड आंध्रा कोस्ट, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के आसपास बहुत सारा डिजास्टर्स, बहुत सारा बर्बादी इन साइक्लोन्स के थ्रू होती है हर साल। जो भी साइक्लोन आते हैं उनके थ्रू, ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होते हैं, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं इंडिया में जो आते हैं अलग अलग महीने में, अलग अलग साल में कितने कितने ट्रॉपिकल साइक्लोन आए हैं उनके बारे में इस एनिमेशन में दिया हुआ है, ठीक है ना। इसको आप लोग बाद में देखते रहना। अपन आगे चलते हैं। एल नीनो एक नया वर्ड है, एल नीनो, ये एक, अब इसमें एनिमेशन प्रॉपर नहीं चल रहा है, हम आगे बढ़ते हैं। एल नीनो क्या होता है, दिस इज नेम गिवन टू द पीरियोडिक डेवलपमेंट ऑफ ए वार्म ओशन करंट, एक गर्म समुद्री जलधारा है जो पीरियोडिक है, यानी कुछ समय के बाद आती है, लगभग 5 से 7 साल के बाद आती है, इसका डेवलपमेंट पीरियोडिक होता है। तो ये कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा है। अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ पेरू, जो दक्षिण अमेरिका में एक देश है जिसका नाम है पेरू, उसके कोस्ट के पास बहती है। एज ए टेम्परेरी रिप्लेसमेंट ऑफ द कोल्ड पेरुवियन करंट, बेसिकली दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में एक देश है जिसका नाम है पेरू, वहाँ पर एक कोल्ड करंट चलती है, ठंडी समुद्र की जलधारा चलती है जिसका नाम है पेरुवियन कोल्ड करंट, और उसको रिप्लेस करती है एक गर्म जलधारा, उसकी जगह उल्टे डायरेक्शन में बहना शुरू होती है। पेरुवियन कोल्ड करंट दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण से ऊपर की ओर जाती है। कोल्ड करंट, ये ध्यान रखना, अभी मैं अगली स्लाइड पर आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे कोल्ड करंट चलती हैं। तो कोल्ड करंट दक्षिण से ऊपर की ओर चलती हैं हमेशा भूमध्य रेखा की ओर, लेकिन कभी कभी भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर कोल्ड करंट की जगह वार्म करंट यानी गर्म करंट, गर्म जलधारा चलना शुरू करती है, जिसको हम एल नीनो का नाम देते हैं, ठीक है ना। ये एल नीनो के बारे में डिटेल है इसमें। एल नीनो एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है चाइल्ड, बच्चा, और इसलिए इसको कई बार बेबी क्राइस्ट कहते हैं। बेबी क्राइस्ट इसलिए कहते हैं भैया क्योंकि यहाँ पर ये क्रिसमस के आसपास, क्रिसमस का होता है 25 दिसंबर को होता है, तो दिसंबर के लास्ट में ये करंट शुरू होती है, ये जलधारा शुरू होती है, इसलिए इसको बेबी क्राइस्ट भी कहा जाता है। द प्रेजेंस ऑफ एल नीनो लीड्स टू एन इंक्रीज इन सी सरफेस टेम्परेचर, समुद्र की सतह का तापमान इसमें बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर पहले ठंडी धारा बह रही थी। कौन सी धारा थी, उसका नाम क्या था, पेरुवियन कोल्ड करंट, तो उसकी जगह ठंडी जलधारा बहने लगती है, सॉरी ठंडी की जगह गर्म जलधारा बहने लगती है, कोल्ड की जगह वार्म करंट बहने लगती है। एंड वीकनिंग ऑफ द ट्रेड विंड्स इन दिस रीजन, जिसकी वजह से जो ट्रेड विंड होती हैं उन ट्रेड विंड को वीक कर देती है, कमज़ोर कर देती है, ठीक है ना। वाई, अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये आ रही है यहाँ पर, एक क्वेश्चन तुम लोगों की बुक में है कि वाई मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड डेजर्ट्स आर लोकेटेड इन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट इन द सब ट्रॉपिक वाला रीजन। ट्रॉपिक्स क्या हुआ, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, सब ट्रॉपिक क्या हुआ, कर्क रेखा से थोड़ा उत्तर और मकर रेखा से थोड़ा दक्षिण। इसको हम ऐसा राउंड फिगर में मान लेते हैं कि 25 डिग्री टू 35 डिग्री नॉर्थ और 25 डिग्री टू 35 डिग्री साउथ, सिंपल वर्ड में अगर कहें तो, ठीक है ना। ये सब ट्रॉपिक्स हैं। तो इनके वेस्टर्न मार्जिन्स पर जो महाद्वीप हैं उनके पश्चिमी किनारों पर ही दुनिया के सारे मरुस्थल क्यों पाए जाते हैं। अब ये सबसे पहले मरुस्थलों के नाम देख लो। यहाँ पर अमेरिका है, अमेरिका में माजोव, सोनोरान ये डेजर्ट है। दक्षिण अमेरिका में आटाकामा डेजर्ट है। दक्षिण अफ्रीका में यहाँ कालाहारी डेजर्ट है। उत्तरी अमेरिका में यहाँ पर सहारा डेजर्ट है।
और ये पूरा डेजर्ट, थार का डेजर्ट और अरब का डेजर्ट, ये मालूम ही है तुम लोगों को। और ऑस्ट्रेलिया में पश्चिम में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट और गिब्सन डेजर्ट, विक्टोरियन डेजर्ट, ये डेजर्ट है। अब अगर इन पूरे मैप को आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि ये सारे मरुस्थल कहाँ पर हैं? कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन दोनों के आसपास। लेकिन कहाँ पर हैं? हर महाद्वीप के पश्चिम दिशा में है, पूर्व दिशा में एक भी नहीं है। तो क्वेश्चन ये है कि ये पश्चिम दिशा में ही क्यों पाए जाते हैं? तो बच्चों इसका सिंपल सा कारण है कि इसके पश्चिम में ठंडी जलधाराएं बहती हैं। अब आप लोगों को बड़ा आश्चर्य होगा सुन करके और सोच करके कि जहाँ पर ठंडी जलधाराएं बहनी चाहिए, बहती हैं पानी की, वहाँ पर तो ठंडा ही होना चाहिए, फिर मरुस्थल कैसे हैं? और जहाँ पर गर्म जलधाराएं बहती हैं, पूर्वी किनारों पर गर्म जलधाराएं बहती हैं, तो वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होनी चाहिए, वहाँ पर डेजर्ट होना चाहिए, वहाँ पर ऐसा क्यों नहीं है? उसका सीधा सा कारण है एयर प्रेशर, हाई एयर प्रेशर और लो एयर प्रेशर। तुम लोग को ये मालूम है, इसके पहले मैं बता चुका हूँ कि जहाँ पर हाई प्रेशर होता है एयर का, वहाँ पर एयर ऊपर से नीचे आ रही है, ऊपर से जब नीचे एयर आती है तो एयर प्रेशर बढ़ जाता है, तो हाई प्रेशर बन जाता है। तो हाई प्रेशर जब जब बढ़ेगा तब तब वहाँ पर बादल नहीं बनेंगे। बादल कब बनते हैं? बादलों की बनने की प्रोसेस होती है, कंडेंसेशन होता है, संघनन होता है। कब होता है? जब वहाँ पर गर्मी हो और एयर हल्की होकर ऊपर की ओर उठे। तो जहाँ पर भी गर्मी होगी वहाँ पर एयर हल्की होकर गर्म होकर ऊपर उठेगी, और अगर वहाँ पर मॉइस्चर है तो वहाँ पर बादल बनेंगे और उससे बारिश होगी। तो हम यहाँ कहाँ की बात कर रहे हैं? समुद्र के किनारों की। तो पूर्वी किनारों पर क्या होता है कि गर्म जलधाराएं हैं जिसके कांटेक्ट में आने वाली एयर गर्म होकर ऊपर उड़ जाती है और कंडेंसेशन होता है और बारिश होती है। कहाँ पर? पूर्वी किनारों पर। लेकिन पश्चिमी किनारों पर क्या होता है? यहाँ पर कोल्ड करंट्स चल रही हैं। कोल्ड करंट्स ऊपर से नीचे जाती हैं और दक्षिण से ऊपर की ओर जाती हैं, यानी भूमध्य रेखा की ओर आती हैं। तो कोल्ड करंट चलती है तो उसके कांटेक्ट में आने वाली एयर ठंडी हो जाती है, जिससे वो ऊपर नहीं उठ पाती। ऊपर नहीं उठ पाती तो कंडेंसेशन नहीं होता, और कंडेंसेशन यानी संघनन नहीं होता। संघनन नहीं होने से बादल नहीं बनते, और जब बादल नहीं बनेंगे तो बारिश भैया कहाँ से होगी, है ना? तो इसमें ये एक करंट है जो नॉर्मली यहाँ पर पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व की ओर घूमने की वजह से यहाँ का पानी अपने आप पश्चिम दिशा की ओर मूव करता है, ठीक है ना? तो पृथ्वी गोल है, तो पैसिफिक ओशन में जब ये करंट चली यहाँ पर, तो यहाँ पर आने के बाद ये अपने उत्तर और दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, क्योंकि वहाँ पर क्या है? लैंड पार्ट्स है, ज़मीन है। ज़मीन से टकरा कर वो आगे की ओर बढ़ जाती है और अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेती है, ठीक है ना? ये आगे की ओर बढ़ गई करंट्स। तो ये कौन सी करंट हुई भाई? क्योंकि भूमध्य रेखा से पैदा हो रही है, इसलिए ये गर्म ओशन करंट्स होती हैं, है ना? वार्म ओशनिक करंट्स यानी गर्म समुद्री जलधारा। तो ये जहाँ जहाँ पर चलती हैं, ये एक्चुअली में होती कैसी हैं? लगभग 50 से 100 किलोमीटर की चौड़ाई में। जैसे ज़मीन पर नदी चलती है ना, उसी तरह से समुद्रों में इस तरह से 50 से 100 किलोमीटर चौड़ाई की पानी की बेल्ट होती है जो आगे की ओर लगातार बढ़ती जाती है। These are oceanic currents. These are two types, warm currents and cold currents. Okay. Now we are studying about warm currents. ठीक है। अब ये इंडियन ओशन की करंट का देखें। इंडियन ओशन की करंट इक्वेटर से पैदा होती है। इक्वेटर से पैदा होने के बाद ये पूरे हिंद महासागर का चक्कर लगाती है और मेडागास्कर के आसपास से मिलकर नीचे की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। अटलांटिक ओशन में इक्वेटर के पास से करंट का ओरिजिन होता है, और यहाँ पर है मैक्सिकन गल्फ, अलास्का गल्फ, तो यहाँ से इसका नाम हो जाता है गल्फ स्ट्रीम, ठीक है ना। और ये आगे कनाडा से टकराते हुए आगे की ओर मुड़ जाती है और नॉर्वे तक, यूरोप तक पहुँच जाती है। यहाँ तक इसका पानी गर्म रहता है। ये जहाँ जहाँ ये धारा जा रही है ना, स्ट्रीम जा रही है, वहाँ वहाँ तक इसका पानी गर्म रहता है, ठीक है। और इसी तरह से ये जब दक्षिण की ओर मुड़ती है ब्राज़ील के बगल बगल से, तो गर्म जलधारा रहती है और आगे की ओर लगातार बढ़ती जाती है, ठीक है।
अब ये जो ब्लू लाइन आई है, दीज ब्लू लाइन्स आर कोल्ड करंट्स। ये कहाँ से हो रही हैं? उत्तरी ध्रुव के पास से शुरू होती हैं और भूमध्य रेखा तक, इक्वेटर तक आती हैं। ठीक है ना। तो ग्रीनलैंड, सॉरी ये अलास्का के पास से निकलती हैं और ये कोल्ड करंट है, ठंडी जलधारा है। तो इसके कारण यहाँ का पानी ठंडा हो जाता है, इसके कांटेक्ट में आने वाली एयर ठंडी हो जाती है और इसके कारण हवा ऊपर नहीं उठती। हवा ऊपर नहीं उठती तो गर्म जलधारा, सॉरी हवा ऊपर न उठने, एक मिनट, हवा ऊपर नहीं उठने से यहाँ पर कंडेंसेशन नहीं होता, बादल नहीं बनते और बारिश नहीं होती। इसलिए यहाँ पर सोनोरान और मोजेव के दो डेजर्ट हैं अलग अलग जगह पर। ठीक है ना। ये दूसरी स्ट्रीम आ रही है ब्लू लाइन वाली, ये ग्रीनलैंड की तरफ से आ रही है और सहारा मरुस्थल के पश्चिम में गुजर रही है। इसको कहते हैं कनारी की धारा। कनारी आइलैंड्स हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी कोल्ड करंट है जिसके कारण यहाँ बारिश नहीं हो पाती है। ठीक है ना। ये दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में ये है। अब यहाँ पर अपन ने नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात की, यहाँ पर दो मेजर कोल्ड करंट्स हैं, है ना। एक ये अलास्कन करंट्स और दूसरा कनारी करंट्स। ठीक है। सदर्न हेमिस्फीयर में जब आते हैं तो यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका के पश्चिम में, क्योंकि यहाँ पर भी नीचे से ऊपर की ओर एयर कोल्ड करंट चलना शुरू करती है। दिस इज़ पेरुवियन करंट। अभी अपन ने एल नीनो पढ़ा था ना, तो ये पेरुवियन करंट को डिस्प्लेस करती है, इसको हटाती है ना। ये कोल्ड करंट है, ठंडी हवा, ठंडी धारा यहाँ बह रही है। दूसरी जलधारा जो है यहाँ पर अफ्रीका के पश्चिम में, यहाँ पर बेंगुला करंट है और यहाँ पर जिसकी वजह से कालाहारी डेजर्ट बन गया है ना। और साथ में ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन कोल्ड करंट, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में ठंडी जलधारा बहती है और इसलिए यहाँ पर बारिश नहीं होती। तो ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि जहाँ जहाँ पर ठंडी जलधाराएं बहती हैं वहाँ पर ट्रॉपिक्स के नज़दीक डेजर्ट पाए जाते हैं। ठीक है ना। अब ये सबसे दक्षिण में लगभग 60 से 70 डिग्री के आसपास एक और कोल्ड करंट चलती है, कंटिन्यू चलती है ना, लगातार चलती है और इसी कोल्ड करंट से ऊपर की ओर यानी इक्वेटर की तरफ कोल्ड करंट्स चला करती हैं। ठीक है। ये ओशन करंट्स हैं, उसका एनिमेशन जिसमें रेड कलर की जो भी लाइंस आप लोगों को दिखाई दे रही हैं, दीज आर वार्म करंट्स, गर्म जलधाराएं हैं। और साथ में जो ब्लू कलर की लाइन दिखाई दे रही हैं वो सब कोल्ड करंट्स हैं, ठंडी जलधाराएं हैं। तो जहाँ जहाँ पर ठंडी जलधारा होगी वहाँ पर क्या होगा? डेजर्ट होगा, रेगिस्तान होगा, उसके बढ़ने की संभावना ज़्यादा होगी। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। द मानसून आर एक्सपीरियंस्ड इन द ट्रॉपिकल एरिया। मानसून जो होता है वो कहाँ पर अनुभव किया जाता है? ट्रॉपिकल एरिया में, यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। रफली बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ। अपन उसको अगर 23.5 डिग्री आपको याद नहीं होता हो तो आप राउंड फिगर में 20 डिग्री कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ आपको लिखना चाहिए। टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ द मानसून द फॉलोइंग फैक्ट्स आर इंपॉर्टेंट। कौन कौन से फैक्ट्स हैं? पहले तो हम ये देखें कि 20 to 20 डिग्री के आसपास का एरिया कितना आता है। ये वाला पूरी पृथ्वी का हिस्सा है, जिसमें भारत का हिस्सा कितना आ रहा है? केवल थोड़ा सा। ठीक है ना। यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है ना, इस पार्ट में मानसूनी हवाएं अपने डायरेक्शन को चेंज करती हैं। ठीक है ना। जिसमें दक्षिण एशिया है, दक्षिण पूर्वी एशिया है, ये पार्ट इसमें शामिल होते हैं। अब एक और फैक्टर है, द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर creates low pressure on the landmass of India, while the sea around experience comparatively high pressure। अब इसमें क्या होता है कि ज़मीन ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पर ज़मीन के गर्म होने से एयर हल्की होकर ऊपर उठ जाती है और एयर हल्की होकर ऊपर उठकर समुद्र की तरफ चलती है। समुद्र की तरफ क्योंकि पानी होता है तो वहाँ पर कूल एयर होती है, तो कूल एयर ऊपर से नीचे की ओर उतरती है। तो समुद्र से, इसमें क्या होता है कि समुद्र से जमीन की तरफ एयर चलना शुरू करती है। इसको क्या कहते हैं?
सी ब्रीज, समुद्र से चलने वाली हवाएं, ये कहाँ हो रही हैं? समुद्र के पास हो रही हैं, ठीक है ना। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है इसमें, ITCZ जिसको कहते हैं, ITCZ यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यानी ट्रॉपिकल एरिया में कन्वर्जेंस का मतलब अभिसरण या मिलने वाली, जोन यानी ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर, जो ट्रॉपिकल एरिया में है, जहाँ पर दो डिफरेंट कैरेक्टर की एयर आपस में मर्ज होती हैं, मिलती हैं, उसको हम कहते हैं ITCZ। तो समर में जो ITCZ होता है वो इंडिया में गंगा प्लेन के आसपास होता है। दिस इज़ द इक्वेटोरियल ट्रफ नॉर्मली पोजिशन अबाउट 5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। अब इसमें एक वर्ड आया है इक्वेटोरियल ट्रफ, यानी विषुवतरेखीय द्रोणी। अब द्रोणी को कैसे मानेंगे हम लोग? इसको मैं ऐसे बताता हूँ कि 1 मिनट, इधर पर क्या होता है कि जैसे ये पर्वत है ना, और यहाँ पर एक घाटी है, वैली है, ये दूसरा पर्वत है, इसके बीच में अगर कोई नदी बह रही है तो ये नदी की घाटी है, तो इस घाटी को, नदी की घाटी को कहेंगे हम द्रोणी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है? इक्वेटोरियल ट्रफ, यानी इक्वेटर में लो प्रेशर एरिया जब होता है, अगर हम इसी को एयर में कन्वर्ट करें तो ये जो दोनों जो माउंटेन्स हैं इसको हम हाई प्रेशर मान लेते हैं, और जो लोअर पोर्शन है इसको हम लो प्रेशर मान लेते हैं। तो जो लो प्रेशर एरिया होता है इक्वेटर के पास, उसको हम कहते हैं इक्वेटोरियल ट्रफ। तो ये कहाँ पर होता है इक्वेटोरियल ट्रफ? नॉर्मली ITCZ में। तो ITCZ कहाँ पर होती है? समर में गंगा नदी के आसपास होती है। पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगाती है वैसे तो ये, लेकिन ये इंडिया में गंगा नदी के आसपास इक्वेटोरियल ट्रफ होता है। और ये जो सदर्न हेमिस्फीयर है, ये दक्षिण वाला, ये लगभग 5 डिग्री के आसपास होता है। कब होता है 5 डिग्री के आसपास? ये होता है विंटर में, ITCZ। इट इज़ आल्सो नोन एज मानसून ट्रफ ड्यूरिंग द मानसून सीजन। मानसून का जब मौसम होता है, यानी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इस समय ITCZ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में ये ITCZ मानसून ट्रफ होता है। इसलिए मानसून द्रोणी क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ऊपर से हवाएं इस तरफ आती हैं और दक्षिण से हवाएं इस डायरेक्शन में जाती हैं। तो ये एक ऐसा एरिया बन जाता है जिसमें अलग अलग डायरेक्शन से हवाएं आ रही हैं और उसमें मर्ज हो रही हैं, ठीक है ना। इसलिए इसको हम मानसून ट्रफ कहते हैं या मानसून द्रोणी कहा जाता है, ठीक है ना। द प्रेजेंस ऑफ द हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर अप्रॉक्सीमेटली एट 20 डिग्री साउथ ओवर द इंडियन ओशन। अब यहाँ पर ये वाला पार्ट मेडागास्कर है। मेडागास्कर के पूर्व में क्या कंडीशन बन रही है? हाई प्रेशर एरिया। यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया, अपन मानसून की बात कर रहे हैं, यहाँ पर मेडागास्कर के पूर्व में हाई प्रेशर एरिया बन जाता है। द इंटेंसिटी एंड पोजीशन ऑफ द हाई प्रेशर एरिया अफेक्ट द इंडियन मानसून। तो ये हाई प्रेशर एरिया इंडियन मानसून को अफेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करता है? कि इंडिया के आसपास तो भैया लो प्रेशर एरिया है, मेडागास्कर के पूर्व में हाई प्रेशर है, तो हाई से लो की ओर हवाएं चलेंगी ना, तो इस तरह से साउथ वेस्ट मानसून इंडिया की ओर आता है। तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें है, ठीक है। क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट है? कि इक्वेटर लाइन ये है, और इक्वेटर लाइन के पश्चिम के साथ में मेडागास्कर के पूर्व में एक हाई प्रेशर एरिया बन जाता है, जिसके कारण इंडिया में मानसून अच्छी कंडीशन में आता है, ठीक। अब एक और पॉइंट आता है, यहाँ पर गर्मी पड़ रही है, अपन गर्मी की बात कर रहे हैं, समर की। सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, कहाँ पर पड़ रही हैं? तिब्बतन प्लेटू के आसपास पड़ रही हैं। तो तिब्बतन प्लेटू के आसपास सूर्य की किरणें कब पड़ रही हैं ज़्यादा? जून जुलाई के महीने में पड़ती हैं। तो इस समय कैसी कंडीशन होती है? द तिब्बतन प्लेटू गेट्स इंटेंसली हीटेड ड्यूरिंग समर। समर के टाइम में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तिब्बत का पठार, जिसके कारण वर्टिकल एयर, स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर चलती हैं, जिसके कारण यहाँ पर लो प्रेशर एरिया हो जाता है। इस पूरे एरिया में लो प्रेशर बन जाता है, ठीक है ना, क्योंकि हवा गर्म होकर, हल्की होकर ऊपर उठ रही है। एक तो वैसे ही ये काफ़ी हाइट पर है, लगभग 4,500-5,000 मीटर की हाइट पर, और यहाँ से हवा हल्की होकर और ऊपर की ओर उठ रही है, तो इसलिए यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बन जाता है। और यही लो प्रेशर एरिया
मेडागास्कर से आने वाली एयर को अपनी तरफ खींचता है। ये मानसून का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। यहाँ लो प्रेशर एरिया हो गया। द मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ। अब एक और पॉइंट, पांचवा पॉइंट इसमें क्या आ रहा है, जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम होती हैं जो हिमालय के उत्तर में चलती हैं, और ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो होती हैं वो इंडिया के पेनिनसुलर में चलती हैं, लेकिन इन दोनों का समय अलग अलग है। जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है पश्चिम दिशा से आ रही हैं, इसलिए इसका नाम है वेस्टर्ली। ये कब चल रही हैं, ठंडी के महीने में चल रही हैं। और ईस्टर्ली यानी ईस्ट डायरेक्शन से आ रही हैं, ये कब चल रही हैं, समर में चल रही हैं। तो समर में चलने की वजह से इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है मानसून में। ये इस एनिमेशन में समझ में आ रहा है कि सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली पश्चिम दिशा की ओर से आ रही हैं और हिमालय के उत्तर में बह रही हैं। और दूसरी है ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ये लगभग 14 डिग्री तक बहती है और ये मानसून को भारत में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो वेस्टर्ली और ईस्टर्ली दो तरह की जेट स्ट्रीम्स होती हैं, है ना। तो ये 5 पॉइंट हम लोगों ने देखे। और एक और चीज़ है ITCZ, जिसके बारे में हम लोगों ने देखा था, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये दो स्थितियां हैं। एक तो ये यहाँ पर है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये कब की कंडीशन है, ये जब ठंड का महीना होता है तब भारत से हवाएं दक्षिण की ओर आ रही होती हैं। लेकिन गर्मी के मौसम में ITCZ कहाँ पर है, लगभग गंगा घाटी के आसपास रहती है, तो इसके कारण ये दक्षिण से उत्तर की ओर हवाएं चलती हैं ITCZ में। ठीक है। ये ITCZ की कंडीशन है। रेड वाला जुलाई की ITCZ है और ब्लू वाला जनवरी की ITCZ है। तो ITCZ एक मानसून द्रोणी का काम करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज जो भी देखा उसमें ITCZ इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, और इसके अलावा जो भी चीज़ें देखी, अब कल यानी नेक्स्ट पीरियड में हम ऑनसेट ऑफ मानसून और विड्रॉल और मानसून को देखेंगे। ठीक है ना। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। अगला पार्ट मैं बाद में रिलीज़ करूँगा, जो कि क्लाइमेट का 5th पार्ट होगा। चलो, गुड बाय।